जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल्पना कीजिए 20-20 मंजिला इमारतों जितने विशाल लोहे के जहाज समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन जहाजों पर जो लदा है ना, वही असल में हमारी दुनिया चलाता है। बिल्कुल, पेट्रोल हो, सुबह की चाय हो या स्मार्टफोन के पुर्जे, सब कुछ इन्हीं जहाजों पर आता है। हाँ, और अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत के कुल व्यापार का 95% हिस्सा, जी हाँ, मात्रा के आधार पर पूरे 95%, हवा या जमीन से नहीं बल्कि समंदर के रास्ते तय होता है। ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि 7,500 किलोमीटर लंबी हमारी विशाल तटरेखा पर इस पूरे भार को संभालने के लिए मुख्य रूप से केवल 13 मेगा चेक पोस्ट हैं। जिन्हें हम मेजर पोर्ट्स या प्रमुख बंदरगाह कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हमारी तटरेखा एक विशाल नेशनल हाईवे है, तो ये बंदरगाह उस हाईवे के वो बड़े बड़े टोल प्लाजा हैं जहां से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था सांस लेती है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये कि इनमें से 12 बंदरगाह सीधे तौर पर सरकारी नियंत्रण वाले पोर्ट ट्रस्ट मॉडल पर काम करते हैं, जबकि केवल एक बंदरगाह ऐसा है जिसे पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलाया जाता है। अच्छा, एक कॉर्पोरेट है, ये तो हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ये विविधता हमें दिखाती है कि कैसे अलग-अलग भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए हमने अलग-अलग रणनीतियां अपनाई हैं। ये हमारे आज के सत्र के पहले अध्याय की तरह है। तो चलिए इस हाईवे के पश्चिमी हिस्से से शुरुआत करते हैं। मेरे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें सबसे पहला नाम गुजरात के कांडला बंदरगाह का आता है, जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है। सही कहा, कार्गो वॉल्यूम के मामले में ये बहुत बड़ा है। हाँ, और इसे फ्री ट्रेड जोन या व्यापार मुक्त क्षेत्र भी बनाया गया है। लेकिन मेरे लिए यहाँ सबसे उलझाने वाला शब्द है प्राकृतिक ज्वारीय या नेचुरल टाइडल बंदरगाह। इसका असल में क्या मतलब है? मतलब क्या यहाँ ज्वार भाटा यानी टाइड्स का किसी तरह के इंजीनियरिंग से लेना देना है? और यही तो भूगोल का असली जादू है। देखिए, जब कोई जहाज हजारों टन माल लेकर आता है तो उसे तट तक खींचने और डॉक करने में भारी मात्रा में ऊर्जा, ईंधन और टग बोट्स की जरूरत पड़ती है। जाहिर है, इतने भारी जहाज को धकेलना आसान तो नहीं होगा। एग्जैक्टली। अब कांडला कच्छ की खाड़ी में स्थित है। वहां समंदर का पानी स्थिर नहीं रहता। जब हाई टाइड या उच्च ज्वार आता है तो समंदर का पानी भारी उछाल के साथ तट की ओर तेजी से बढ़ता है। अच्छा, तो वो पानी का बहाव इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कांडला में इंजीनियरों ने इस प्राकृतिक शक्ति का इस्तेमाल करना सीख लिया है। वे जहाज़ों को अंदर लाने के लिए इस हाई टाइड का इंतजार करते हैं। लहरें खुद ब खुद उन विशाल जहाज़ों को तट तक धकेल देती हैं। क्या बात है! यानी प्रकृति खुद एक पार्किंग असिस्टेंट की तरह काम कर रही है। बिल्कुल, ये प्रकृति की मुफ्त ऊर्जा है। इंसान की मेहनत और करोड़ों का ईंधन बचता है, जो इसे आर्थिक रूप से बेहद लाभदायक बनाता है। ये बहुत ही स्मार्ट है। खैर, कांडला से थोड़ा दक्षिण की ओर महाराष्ट्र में आए तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। वहां मुंबई बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा और व्यस्त पारंपरिक बंदरगाह, जो अकेले देश के 20% निर्यात को संभालता है। हाँ, और इसका इतिहास तो शिवाजी के समय और ब्रिटिश काल तक जाता है। दस्तावेजों में प्रिंस, विक्टोरिया, इंदिरा डॉक जैसे नाम हैं जो किसी इतिहास की किताब जैसे लगते हैं। और जवाहर द्वीप पर उनकी तेल जेटी भी है। सही। लेकिन फिर इसी मुंबई के पास एक नया नाम उभरता है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या JNPT, जिसे स्थानीय लोग नहावा शेवा भी कहते हैं। ये पूरी तरह से कृत्रिम या आर्टिफिशियल है। हाँ, एकदम खरोच से बनाया गया। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि इस सब का असल में क्या मतलब है? जब मुंबई के पास पहले से ही इतना ऐतिहासिक और विशाल बंदरगाह था, तो समंदर में कंक्रीट डालकर JNPT नाम का एक नया कृत्रिम बंदरगाह बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहास की अपनी एक सीमा होती है। मुंबई बंदरगाह जिस दौर में बना था, तब व्यापार का तरीका बिल्कुल अलग था। मतलब तब माल बोरियों में आता होगा? एग्जैक्टली। माल बोरियों में, लकड़ी के बक्सों में या ड्रमों में आता था, जिसे मजदूर अपने हाथों से उतारते थे। इसलिए प्रिंस या विक्टोरिया जैसे पुराने डॉक उस समय के लिए बेहतरीन थे। लेकिन फिर 1950 और 60 के दशक में कंटेनराइजेशन मतलब वो बड़े बड़े लोहे के डिब्बे जो हम ट्रकों के पीछे देखते हैं। हाँ, वो स्टैंडर्ड साइज के लोहे के कंटेनर। उन्होंने रातों रात दुनिया के व्यापार का तरीका बदल दिया। अब इन कंटेनरों को उठाने के लिए 100-100 फीट ऊंची क्रेनें चाहिए थी
और उन्हें रखने के लिए हजारों एकड़ के विशाल यार्ड। ओहो, और मुंबई बंदरगाह तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच बसा था। बिल्कुल, वहां सुई रखने की जगह नहीं थी, तो नए कंटेनर यार्ड्स कहां से बनते? शहर को समंदर में तो धकेला नहीं जा सकता था। साथ ही भारी ट्रकों के शहर में घुसने से ट्रैफिक चोक होने लगा था। मुंबई का पुराना ढांचा इस नए कंटेनर युग का भार नहीं सह पा रहा था। क्या जेएनपीटी का निर्माण बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पुराने शहर के ट्रैफिक को कम करने के लिए शहर के बाहर एक नया बाईपास बना दिया जाए? एकदम सही एनालॉजी। जेएनपीटी वही बाईपास है। भारत ने अपने ऐतिहासिक बंदरगाहों से आधुनिक तकनीक संचालित कंटेनर हब की ओर रुख किया। ये पूरी तरह से मशीनीकृत है और इसे विशेष रूप से उन विशालकाय कंटेनर जहाज़ों के लिए डिजाइन किया गया था जो पुराने मुंबई बंदरगाह के उथले पानी में कभी घुस ही नहीं सकते थे। आज जेएनपीटी भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। ये दिखाता है कि कैसे विकास के साथ बुनियादी ढांचे का विस्तार करना पड़ता है। बिल्कुल। अब अगर हम पश्चिमी तट पर और नीचे की ओर सफर करें तो हम पश्चिमी घाट के खूबसूरत इलाकों में पहुंचते हैं। गोवा, कर्नाटक और केरल। यहाँ 3 बहुत ही खास बंदरगाह हैं। सबसे पहले गोवा में मोरमुगांव, जो ज्वारे नदी के मुहाने पर है। हाँ, और ये लौ अयस्क यानी आयरन ओर के निर्यात का अग्रणी केंद्र है। ये कोंकण रेलवे से भी सीधा जुड़ा हुआ है। फिर कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है, जो पश्चिमी तट का सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह है और पश्चिमी घाट के खनिजों के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। और गुरुपुरा नदी के संगम पर स्थित है। एकदम सही। और तीसरा है केरल का कोचीन बंदरगाह। कोचीन तो मसालों, चाय और कॉफी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहीं विलिंगडन और वल्लारपदम द्वीपों पर भारत का पहला आईसीटीटी यानी अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। हाँ, जो वेम्बनाड झील पर स्थित है। अब यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है। अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों बंदरगाह सीधे खुले समंदर की बजाय नदियों के मुहाने या झीलों पर स्थित हैं। कोई एस्चुरी पर है तो कोई झील के किनारे। क्या यही चीज इन्हें प्राकृतिक बंदरगाह बनाती है? अब बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। देखिए, एक बंदरगाह के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है समंदर की क्रूरता। मतलब समुद्री तूफान और लहरें। बिल्कुल। खुले समंदर में लहरों की गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वे जहाजों को तट से टकराकर चकनाचूर कर सकती हैं। कृत्रिम बंदरगाहों में इंजीनियरों को समंदर के अंदर कंक्रीट की मीलों लंबी दीवारें बनानी पड़ती हैं, जिन्हें ब्रेक वाटर कहते हैं, ताकि लहरों की ताकत को तोड़ा जा सके। हाँ, लेकिन अगर आप नदी के मुहाने या झील के अंदर हैं तो आपको उन दीवारों की जरूरत ही नहीं है। नदियां और झीलें जहाजों को तूफानों से एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। अरे वाह, तो ये एक तरह से जियोलॉजिकल शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। क्या बात है, बेहतरीन शब्द। हाँ, ये बिना किसी मानवीय कंक्रीट के प्रकृति द्वारा बनाई गई एक सुरक्षित गोदी है। जब जहाज इन झीलों के संकरे रास्तों से अंदर आता है तो उसे बिल्कुल शांत पानी मिलता है। ये लॉजिस्टिक्स और प्रकृति का कमाल का तालमेल है। खैर, अब हमारी ये क्लास पश्चिमी घाट की इन शांत झीलों से निकलकर भारत के दक्षिणी सिरे से होते हुए पूर्वी तट की तरफ मुड़ती है, जहां उथले समुंदर और कृत्रिम इंजीनियरिंग का बोलबाला है। हाँ, तमिलनाडु में। यहाँ हमें 3 बंदरगाह मिलते हैं। सबसे पहले है वीओ चिदम्बरनार, जिसे तूतीकोरिन भी कहते हैं। यह मन्नार की खाड़ी में है। मैंने स्रोत में पढ़ा कि यहाँ का समंदर उथला है, इसलिए जहाजों को तट से काफी दूर खड़ा करना पड़ता है। हाँ, और ये सेतु समुद्रम नहर से भी जुड़ा है। मोती मछली पकड़ने के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत ही आधुनिक बात लिखी है। यह डिजिटल ट्विन तकनीक लागू करने वाला पहला बंदरगाह बन गया है। अब डिजिटल ट्विन सुन के तो ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम या सिमुलेशन चल रहा हो। ये वीडियो गेम जैसा लग सकता है, लेकिन इसका असर करोड़ों डॉलर्स के मुनाफे और नुकसान पर पड़ता है। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है या एक साथ कई बड़े जहाज आ रहे हैं। असली दुनिया में प्रयोग करेंगे तो भारी नुकसान होगा। अच्छा, तो वो सारा लाइव डेटा उस 3D मॉडल में फीड करके देखते हैं। एग्जैक्टली। मौसम, समुद्र की लहरें, क्रेन की स्थिति, सब कुछ। इंजीनियर कंप्यूटर पर सिमुलेशन चलाकर देख सकते हैं कि क्या सुरक्षित है। वे गलतियां कर सकते हैं और बिना एक भी रुपए का नुकसान किए सबसे तेज तरीका खोज सकते हैं। उथले समंदर वाले तूतीकोरिन के लिए ये तकनीक एक वरदान है। ये तो वाकई गजब है, असली दुनिया की समस्याओं को वर्चुअल दुनिया में सुलझाना। चलिए अब तूतीकोरिन से थोड़ा उत्तर की ओर चलें तो चेन्नई बंदरगाह आता है। ये 1881 में शुरू हुआ था,
भारत का तीसरा सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह। हाँ, कोरोमंडल तट का ये कृत्रिम बंदरगाह ऑटोमोबाइल और कोयले के व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है। और शायद 1983 में पहला समर्पित कंटेनर टर्मिनल भी यहीं बना था। लेकिन मुझे यहाँ एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसी चेन्नई की भीड़भाड़ को कम करने के लिए इससे महज 24 किलोमीटर उत्तर में एक और बंदरगाह बनाया गया, कामराजार बंदरगाह, जिसे एन्नोर भी कहते हैं। बिल्कुल। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि कामराजार बंदरगाह चेन्नई के लिए वही काम कर रहा है जो जेएनपीटी ने मुंबई के लिए किया था? 100%। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि विकास के साथ साथ बुनियादी ढांचे का विस्तार कितनी तेजी से करना पड़ता है। जब चेन्नई भारी ट्रकों और कोयले के प्रदूषण से चोक होने लगा तो दबाव कम करने के लिए एन्नोर को विकसित किया गया। हाँ, मुख्य रूप से कोयले के आयात के लिए। लेकिन मैंने पढ़ा कि ये भारत का एकमात्र कॉर्पोरेट प्रमुख बंदरगाह है जिसमें सरकार की 67% हिस्सेदारी है। इस कॉर्पोरेट मॉडल का क्या मतलब है? ये एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है। बाकी के जो 12 प्रमुख बंदरगाह हैं वो पोर्ट ट्रस्ट मॉडल पर चलते हैं। वो पूरी तरह से सरकारी संस्थाएं हैं जहां फैसले लेने के लिए लंबी नौकरशाही की जरूरत होती है। मतलब हर चीज के लिए फाइलें मंत्रालयों के चक्कर काटती हैं। एग्जैक्टली। अब पूर्वी तट पर और ऊपर की ओर चलते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ओर। यहाँ का भूगोल बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले आता है आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम या विजाग बंदरगाह, जो स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड है लेकिन फिर भी प्राकृतिक है। हाँ, और भारत का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह भी है, 16.5 मीटर से भी अधिक गहरा। लेकिन स्रोत सामग्री में डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी का विशेष जिक्र है। ये क्या चीज है? बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। हाँ, बहुत भयानक होते हैं। बिल्कुल। तो विजाग बंदरगाह के ठीक सामने समंदर में एक विशाल पहाड़ी उभरी हुई है जिसका आकार डॉल्फिन की नाक जैसा है। जब समंदर से कोई भयंकर तूफान आता है तो वो लहरें बंदरगाह तक पहुंचने से पहले ही इस डॉल्फिन नोज से टकराकर टूट जाती हैं। वाह, मतलब डॉल्फिन नोज की पहाड़ी एक विशाल प्राकृतिक छाते की तरह काम कर रही है जो विजाग को प्रकृति के प्रकोप से बचाती है। एग्जैक्टली। इसी प्राकृतिक सुरक्षा के कारण ये इतना अहम है। कमाल है। अब विजाग से ऊपर ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर आते हैं। ये महानदी के डेल्टा पर स्थित है और स्वतंत्रता के बाद 1966 में चालू होने वाला ये पहला प्रमुख बंदरगाह था। हाँ, और इसके पीछे झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के खनिजों का विशाल भंडार है। लेकिन पारादीप से आगे बढ़ते ही हम एक ऐसी भौगोलिक स्थिति पर आते हैं जो बहुत हैरान करती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह यानी कोलकाता, भारत के सभी बंदरगाहों में सबसे अनोखा और सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह। अनोखा इसलिए क्योंकि ये समंदर के किनारे नहीं बल्कि हुगली नदी पर है, वो भी समंदर से 232 किलोमीटर अंदर। ये एकमात्र नदी तटवर्ती या रिवराइन प्राकृतिक बंदरगाह है। और कोलकाता तथा हल्दिया डॉक इसके 2 हिस्से हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक नदी के अंदर इतने बड़े जहाजों को ले जाना, क्या ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है? नदी तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद लेकर आती है। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ गईं। विशाख प्राकृतिक रूप से गहरा है, लेकिन कोलकाता नदी पर होने के कारण लगातार सिल्ट यानी गाद जमा होने की समस्या से जूझता है। तो रास्ता तो बंद हो जाता होगा। बिल्कुल, इसीलिए वहां 24 घंटे ड्रेजिंग का काम चलता रहता है। विशालकाय मशीनें नदी के तल से लगातार उस मिट्टी को बाहर निकालती रहती हैं ताकि गहराई बनी रहे। ये प्रकृति के खिलाफ इंसान की एक कभी न खत्म होने वाली जंग है। उफ, ये तो बहुत खर्चीला और मुश्किल काम लगता है। तो इसे चलाते क्यों हैं? क्योंकि ये पूर्वी भारत, 7 उत्तर पूर्वी राज्यों और यहाँ तक कि नेपाल भूटान के लिए एक जीवन रेखा है। सामरिक और क्षेत्रीय जरूरतें इतनी बड़ी हैं कि आप इसे बंद नहीं कर सकते। समझ गई। भूगोल हमेशा आसान विकल्प नहीं देता। अब इस डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान सागर में पहुंचते हैं, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जिसे 2010 में 13वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में मान्यता मिली। हाँ, मुख्य भूमि और द्वीपों के बीच की जीवन रेखा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। व्यापारिक दृष्टि से या कार्गो वॉल्यूम के हिसाब से ये कांडला या मुंबई के मुकाबले बहुत छोटा है। फिर इसे प्रमुख बंदरगाह का दर्जा क्यों मिला? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, भूगोल में महत्व केवल कार्गो के वजन से नहीं मापा जाता। तो फिर किस चीज से मापा जाता है? भू राजनीति और सुरक्षा से।
पोर्ट ब्लेयर रणनीतिक रूप से मलक्का जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बेहद करीब स्थित है। अच्छा, वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का ज्यादातर व्यापार गुजरता है। एग्जैक्टली। पोर्ट ब्लेयर उस वैश्विक व्यापार मार्ग पर एक वॉच टावर की तरह है। इसे प्रमुख बंदरगाह घोषित करना हमारी रणनीतिक पकड़ और सामरिक सुरक्षा का हिस्सा है। तो चलिए इसी विचार के साथ आज के इस ज्ञानवर्धक और गहन अध्ययन सत्र को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराई में उतरेंगे।